हेलो क्लास, इंडियन पॉलिटी के 30 डेज की इस नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, सीरीज आपके लिए चल रही है ताकि आप इंडियन पॉलिटी को ठीक से समझ पाएं और कर पाएं। कुछ चीजें बहुत बेहतरी से समझाई जाती हैं, कुछ चीजें थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं। उसका सिंपल सा रीजन होता है, बिग टीचर हम लोग भी थक जाते हैं पूरे दिन काम करके। और अगर आप बॉस भी हैं, कोई ऑफिस भी चला रहे हैं, तो आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी से ऊपर चली जाती हैं चीजें करनी। और जब बिजनेस होता है तो हेक्टिक बेटा बहुत होती है, उसको कोई नहीं समझ सकता। बड़ा ही बिना देरी के अपना लेक्चर 16 स्टार्ट कर। देखिए, कुछ लेक्चर मैंने अभी हटा दिए हैं जो आप लोगों के लिए पढ़े थे, तो आप उसके लिए मत परेशान होइए, सीक्वेंस के साथ वापस आ जाएंगे। वो कुछ गड़बड़ी कर दी गई थी। आपको लेक्चर पढ़ाने में वो ठीक सही है, बट रिकॉर्डिंग में उन्हें चेंज करने की जरूरत थी, तो हमने उसे हटा दिया है। यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट की आज हम बात करेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव का लेक्चर है ये पार्ट 5th है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके रिलेटेड बात चल रही है। पार्ट 4 तक हम लोग कर चुके हैं, 4th एंड 4th ए तक हम लोग कर चुके हैं। अब जो होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव आएगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव का ये लेक्चर है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये 16th लेक्चर दो पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अगर जो लेक्चर अभी मैंने हाइड किया, अगर वो किसी ने देखा उन्होंने पावर्स के बारे में चीजें पता चल जाएगी। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, और प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड पार्ट को हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। तो इसे आप दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। आर्टिकल 52 टू 78 अगर हम बात करेंगे तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में बेटा कौन कौन आता है ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब आते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आती है, प्लस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है। इतनी चीजें यहाँ पर आती हैं। और कभी कभार आप देखेंगे यहाँ पे डेप्यूटी पीएम भी कुछ लोग अनाउंस कर देते हैं और बना देते हैं, जैसे अटल बिहारी के टाइम पे उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स नहीं है, तो ये फालतू की चीजें लोग कर सकते हैं। जैसे आज भी यूपी में क्या है, दो डेप्यूटी सीएम है और एक सीएम है। तो ये सब फालतू की चीजें हैं, बट ये कर दी जाती है। प्रेसिडेंट जो होगा वो इंडिया का हेड है, इंडियन स्टेट का हेड है, मतलब पूरा इंडिया का फर्स्ट सिटीजन जो है प्रेसिडेंट है। एंड ये जो होता है यूनिटी इंटीग्रिटी सॉलिडेरिटी के एक सिंबल की तरह काम करता है, तो आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, देखिए हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो कोई डेमोक्रेटिक हेड तो है नहीं, या हेरिडेटरी तो चल नहीं रहे। इनको हमने चूज करना है हर साल, और कोई भी हर 5 साल बाद। और कोई भी बंदा भारत का नागरिक अगर है, 35 साल से ऊपर है, तो वो बेटा प्रेसिडेंट बन सकता है। तो प्रेसिडेंट जो होता है, पीपुल जो है वो चूज करते हैं, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इलेक्टोरल कॉलेज से। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं, जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं दोनों हाउसेस के, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी होंगे, यूनियन टेरिटरी दिल्ली पौंडीचेरी के भी होंगे, स्टेट असेंबली के भी होंगे, पार्लियामेंट के भी दोनों हाउसेस के होंगे। बट इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं लेते। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको भाग नहीं लेने देना चाहिए। अब राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स रह गए, लोकसभा से नॉमिनेशन हटा दिया गया है। अब यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स जो एंग्लो इंडियंस थे उनके कॉन्सेप्ट को अब हमने हटा दिया है, तो अब सिर्फ राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। तो जो नॉमिनेशन था मेंबर्स का, नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। प्रेसिडेंट इलेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ होता है। इस मीन्स को आपको समझना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेटा यहाँ पे क्या कहता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कहता है, मान लीजिए यूपी की पॉपुलेशन है 10 करोड़, या मान लीजिए यहाँ को पॉपुलेशन है 10 और 100, और यहाँ के एमपी हैं 5, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 20, मतलब एक वोट 20 पॉइंट लेके चलेगा। ऐसे अगर आप बिहार में जाएंगे, यहाँ पर 50 हैं और यहाँ पर 5 हैं, तो इसका एक एमपी 10 पॉइंट लेके जाएगा। तो मतलब यूपी वाले के पॉइंट ज्यादा होंगे, बिहार वाले के कम होंगे। ऐसे अलग अलग स्टेट 25 है तो उसके 5 पॉइंट मिलेंगे। तो ये प्रोपोर्शनल ऑफ पॉपुलेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग उसको हम देख लेते हैं और करते हैं। सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, मतलब सीक्रेट बैलेट यहाँ पर बनता है, और इसमें कैंडिडेट जो होता है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोट जो होती है वो मिलती है, तभी उसे सक्सेसफुल माना जाता है। देखिए पहला इसका प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे होता है एमएलए के जो वोट हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स 1/1000। ये जब करते हैं तो जितने पॉइंट्स आते हैं वो इसमें डाल दिए जाते हैं। और एमपीज में टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएज की ऑल सीट और टोटल इलेक्टेड मेंबर्स, क्योंकि एमएलएज ज्यादा होते हैं, और टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। भाई एमएलएज पूरे इंडिया के जोड़ोगे तो बहुत निकल आएंगे, और एमपीज आपके 443-44 ही होंगे। तो इनको यहाँ से फिर डिवाइड करते हैं, तो जो नंबर आता है वो वैल्यू ऑफ द एक वोट एमपी की होती है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड करके हम निकालते हैं। इस फॉर्मूले के डीप में जाने की जरूरत नहीं, बहुत यूट्यूबर्स आपको समझाएंगे, बट इतना डीप एग्जाम में नहीं पूछा जाता। सिर्फ आप ये समझ लीजिए पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट चलता है। अब यहाँ पर एक और चीज आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या चलते हैं। मान लीजिए इलेक्शन चल रहा है, ए बी सी डी कैंडिडेट्स खड़े,
और 100 में से इसको 35% वोट मिलता है, इसको 25% वोट मिलता है, इनको 15% वोट मिलता है और इनको 15% वोट मिलता है ना। तो इनको भी 25% मिलता है और इनको 15% मिलता है। तो अब ये देखेंगे कि भाई 51% प्लस मेजोरिटी होनी चाहिए, तीनों में से किसी की नहीं। तो अब ये क्या करेंगे, अब इस डी को यहाँ से हटा देंगे, इस डी को हटा के इसके 15% इसमें जोड़ देंगे, तो इनके कितने हो गए 40%। अभी भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी भाई कोई तो इक्वल मेजोरिटी पे आ नहीं रहा। फिर जो नेक्स्ट होगा उसको हटा देंगे, इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको ऊपर जोड़ देंगे, तो 75% आ जाएगा। इस तरीके से करते हुए चलते हैं और जिसकी मेजोरिटी 51% से ऊपर जाती है वो फुल मेजोरिटी में विन करते हुए जाता है। तो ये वोट खत्म नहीं होते, सिंगल काउंटेड वोट नहीं है, ये मूव होते रहते हैं और जो फाइनल विनिंग होगी उसके पास चला जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो नीचे से सबसे पहला होगा वो एलिमिनेट होगा, फिर दूसरा एलिमिनेट होगा, फिर तीसरा, जो फाइनली बचा होगा जिसकी 51% से ऊपर सीट है वो बन जाएगा। अब भाई हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट बनने के कई सारे आपके क्वालिफिकेशंस नीडेड हैं, ऐसे ही कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता बिना क्वालिफिकेशन के। तो उस बंदे को कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तो इसके सर्टेन क्वालिफिकेशन क्या है इसको आपको देखना है। तो यहाँ पे सर्टेन क्वालिफिकेशन में क्या क्या आता है, इसके सर्टेन क्वालिफिकेशन में पहला आता है कि ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अब यहाँ पर नागरिक होने का मतलब ये नहीं है यू हैव टू गेट बर्थ आउट देयर, अगर आप यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप नहीं हो बट आप इंडियन सिटीजन हो तो भी आप ले सकते हैं, है ना। और उसकी 35 साल से ऊपर एज होनी चाहिए, मतलब अगर आप 35 साल से नीचे हो तो आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, भले ही आप हैं भले ही हम हैं, हम लोग अभी एलिजिबल है ही नहीं फिर प्रेसिडेंट बन जाए। भाई जब 35 साल की एज क्रॉस करेंगे तभी बनेंगे हम। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, उनकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए कि वो लोकसभा के मेंबर बन पाए, बट वो किसी भी प्रॉफिट के पोस्ट पे नहीं हो जाए, यूनियन गवर्नमेंट में ना स्टेट गवर्नमेंट में पब्लिक अथॉरिटी में, है ना। तो इन सब जगह पर वो कहीं पर भी नहीं हो सकते वरना वो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट नहीं रह जाए। अब जब वो अपने ऑफिस में घुसेंगे उससे पहले ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट बने और कुर्सी पे आ गए, उससे पहले उनको एक कसम दी जाती है, एक ओथ दी जाती है, एक शपथ दी जाती है, इस ओथ के बिना कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनता। तो ये ओथ एफर्मेशन होती है प्रेसिडेंट की कि वो एग्जीक्यूटिव ऑफिस के लिए फेथफुली रहेंगे, प्रोटेक्ट और करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को, है ना, वो डिवोट करेंगे सर्विस और वेलबींग जो लोग देश के हैं उसके लिए। ये ओथ प्रेसिडेंट को दिलाएगा कौन, क्वेश्चन ये आता है कि भाई प्रेसिडेंट तो सबसे ऊंची पोस्ट है, अब इनको ओथ कौन दिलाएगा, तो इनको दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई जो होते हैं वो इनको दिलाते हैं, और किसी कारणवश सीजीआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज उनको दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो भी नहीं है तो उसके नीचे जो है वो दिलाएगा, बट ये रहेगा सुप्रीम कोर्ट के पास ही 31 जज है उसमें से कोई ना कोई अवेलेबल मिलेगा, तो वो सिमिलर ओथ देता है और इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को भी ऐसी ओथ दिलाई जाती है। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे डाला है कि वो ना लोकसभा ना राज्यसभा कहीं का भी मेंबर नहीं हो सकता जैसे वो प्रेसिडेंट बनता है, और जिस दिन ये बनेगा उस दिन वो अपनी सीट को छोड़ेगा, ये 100% श्योर है। मान लीजिए ए पर्सन जो एमपी है और उसे प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा किया जाता है और वो इसको जीतने की कोशिश करता है, तो अगली बार इसको दोबारा जैसे ये जीत के ऑफिस जाएगा उससे पहले अपनी सीट वोकेट करेगा, किसी भी प्रॉफिट के पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। उसकी जो पेमेंट है, मतलब वो प्रेसिडेंट हाउस को बिना रेंट बिना किसी ऑफिशियल रेजिडेंस को यूज करने की परमिशन है कि ना रेंट बिना किसी खर्चे के देने के, वो इंटाइटल्ड है जो भी एम्यूलमेंट्स अलाउंसेस और प्रिविलेजेस उसको दिए गए पार्लियामेंट ने डिटरमिन किए हैं वो सारे इसको फॉलो करने पड़ेंगे। हिज एम्यूलमेंट्स एंड अलाउंसेस जो हैं वो उसके ऑफिस के टाइम पर खत्म नहीं किए जा सकते, मतलब जैसे मान लीजिए इनकी सैलरी आपने 8 लाख रुपए डिसाइड कर दी और पार्लियामेंट को लगता है इनके प्रेसिडेंट पोस्ट पे आते ही क्या इनकी सैलरी तो 4 लाख होनी चाहिए थी अगले प्रेसिडेंट को, तो अब ये अगला टर्म जो आएगा प्रेसिडेंट का वहां से अलाउंसेस चलेंगे। इस प्रेसिडेंट के लिए आप इन चीजों को घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं घटा नहीं सकते। प्रेसिडेंट के पास कई सारी इम्यूनिटीज होती हैं, सिंपल सी चीज है, वो जब सुप्रीम मैन है तो उसके पास सारी पावर होंगी। उस इम्यूनिटी में पहली है पर्सनल इम्यूनिटीज है, लीगल लाइबिलिटीज ऑफ हिज ऑफिशियल एक्ट, जो भी उसने अभी तक किया है उसकी लीगल लाइबिलिटीज उसे नहीं उठानी। मतलब सिंपल सी चीज है, अगर प्रेसिडेंट साहब हैं और इनके साथ आप हंसी मजाक कर रहे हैं और ये अपने ही सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक लेके आपको फायर कर दे तो इन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप नहीं लगा सकते। तो बेस्ट है कि बेटा ऐसे बंदे के ऑफिशियल एक्ट जो भी हैं उन सबसे उनको मुक्ति मिली हुई है, कोई भी गलती कर दें कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस कर दें इनको इम्यूनिटी मिली हुई है, तो भैया आप इन चीज़ों के लिए उनको अरेस्ट नहीं कर सकते ना जेल डाल सकते हो,
तो बेहतर है जब तक वो प्रेसिडेंट है उसकी कुर्सी से दूर हो। फिर भी अगर आप उनके ऊपर कोई सिविल प्रोसीडिंग लगाना चाहते हो तो सिविल प्रोसीडिंग आप लगा सकते हो, बट उसके लिए 2 महीने पहले आपको नोटिस देनी पड़ेगी कि हम आप पे सिविल प्रोसीडिंग लगाने जा रहे हैं। और सिविल प्रोसीडिंग में प्रेसिडेंट खुद नहीं जाते, किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देंगे कि मेरे बेहाफ पे आप लड़ लो। बट सबसे बड़ी बात है, सिविल प्रोसीडिंग आप लगाओगे प्रेसिडेंट पे? नहीं लगाओगे ना, कि भैया इन्होंने हमारे साथ पैसे का फ्रॉड किया, इन्होंने हमसे 100 रुपए लिए थे और वापस नहीं दिए, या इन्होंने 2000 लिए थे इंटरेस्ट पे, हमें वापस नहीं दिए। कोई सिविल प्रोसीडिंग इन पे लगाने नहीं जाता। प्रेसिडेंट ऑफिस का टर्म, प्रेसिडेंट ऑफिस का टर्म वैसे 5 साल का होता है, जिस दिन वो डेट से ऑफिस में जाएगा उस दिन से, बट वो उससे पहले रिजाइन कर सकता है। क्वेश्चन आता है रिजाइन किसको करेगा? भाई प्रेसिडेंट तो सबसे ऊंचा पोस्ट है, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करने का ऑफर दे देगा, उसके बाद वो बाहर चला जाएगा। जब ये रिजाइन करेगा उसके बाद इमीडिएटली इलेक्शन दोबारा कराने का कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिए। रिजाइन करेगा तो जब तक पोस्ट पे रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं होते, उसको इम्पीचमेंट से भी हटाया जा सकता है। वो अगर चाहे तो अपना टर्म 5 साल से ऊपर चला सकता है। ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किसी कारण नहीं हो रहा तो ये 5 साल से पहले से निकाल दिया जाएगा, कि अपने 5 साल का पूरा टर्म पूरा करेगा उसी के बाद ये बाहर जाएगा। इससे ज्यादा कर सकता है, इससे कम नहीं करेगा, जब तक अगला प्रेसिडेंट ही रहेगा। हमारा प्रेसिडेंट जितनी बार चाहे उतनी बार इलेक्शन दोबारा कर सकता है। यूएस में 2 बार से ज्यादा नहीं कर सकते, पर हमारे यहाँ जितनी बार चाहे री-इलेक्शन हो सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बन सकता है, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट को कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर तो दी नहीं गई है। तो वैसे बच्चा है, इसको जब कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है तो इसे टेंशन ही नहीं देनी। इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो होता है वो तब आता है जब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो ये फ्रेज है, इसको डिफाइन नहीं किया गया। तो इम्पीचमेंट चार्ज जो होते हैं इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में आते हैं। इन चार्जेस के आने के बाद 14 दिन के अंदर नोटिस दी जाती है, और वो नोटिस भी जो होती है वो 1/4 ऑफ द मेंबर उसके पास करेंगे। फिर ये इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन मेजोरिटी 2/3 चाहिए, टोटल मेंबर ऑफ हाउस बैठेंगे और वो देखेंगे कि ये क्या जेन्युइन है। अगर ये सही लगता है तो इसके आगे जाएगा, वरना यहीं पर खारिज कर दिया जाता है, ये आगे नहीं बढ़ता, यहीं पर रोक दिया जाता है। इसके बाद दोनों हाउस में से कहीं पर भी ये चार्जेस सस्टेन करते हैं, पास हो जाते हैं, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन विद मेजोरिटी आ जाता है, तो प्रेसिडेंट वहां से हटा दिए जाते हैं जैसे रेजोल्यूशन पास होता है। तो इस टाइम पे पार्लियामेंट क्वासी जुडिशियल फंक्शन है, मतलब इंक्वायरी भी कर रही है, जजमेंट भी दे रही है, प्रोसीजर करती है, और यहाँ पे 2 थिंग कर सकती है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन करेंगे। अब देखिए, अभी जब इलेक्शन हो रहा था तो नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे थे, बट इम्पीचमेंट में वो लोग करेंगे। पर यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज इलेक्शन के टाइम पे थी, इस टाइम पे यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पौंडीचेरी की यहाँ पर इनके मूविंग के टाइम पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे वैकेंसी होगी प्रेसिडेंट के ऑफिस की, क्या होगा, प्रेसिडेंट के ऑफिस की वैकेंसी कैसे हो सकती है? पहली, उनका टेन्योर 5 साल का खत्म हो जाए, इस टेन्योर के बाद भी इन्हें कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक उनका अगला सक्सेसर नहीं आ जाता। खुद रिजाइन करते वाइस प्रेसिडेंट साहब बैठ जाएंगे, इम्पीचमेंट से जाएं तो भी अदर ऑफरिंग होगी, मर जाएं तो भी वाइस प्रेसिडेंट साहब और अदर बैठ जाएंगे, और अगर ये भी नहीं होंगे तो अदर पर्सन। अब जैसे ये डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उसी के तरह इनका इलेक्शन वाइड हो जाएगा, तो इमीडिएटली री इलेक्शन कराया जाएगा। ये नहीं कि इसकी जगह प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट बैठा दिए प्रेसिडेंट बन जाएंगे, नहीं, ये वाइस प्रेसिडेंट है या एक्टिंग प्रेसिडेंट ही रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट नहीं बन जाएंगे, इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट ही बना के रखा जाएगा। ये अपने ऑफिस में रहेंगे, और अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि कोई पोस्ट आ रही है और उसको हमें ध्यान देना है, अब इनका टर्म एक्सपायर होता है, री इलेक्शन जब तक नहीं होता तब तक ये बैठेंगे। अगर डिले होता है न्यू प्रेसिडेंट के आने से तो ये अपने टर्म को 5 साल से ऊपर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये प्रोवाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्ट करने की प्रेसिडेंट की तरह, और वो उन फंक्शंस को करते हैं, बट ये परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी इनके जो बाकी इनके इम्यूनिटीज हैं, इनके राइट्स हैं, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो इस नाम से ही आएगा। पार्ट 2 यहाँ पर आपके लिए लिखा होगा, इस पार्ट 2 के साथ हम इसे करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो पार्ट 2 लिखने के बाद इसको हम जब करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये पार्ट 2 से ही चलेगा। तो पार्ट 2 हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बुरा लगा डिसलाइक करिए। डिसलाइक करिए तो कारण जरूर बताइएगा क्यों आपने डिसलाइक किया। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।